ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर अलवर से, जहां पर पुलिस पर दबंगई का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने एक सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ में मारपीट की। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए, आरोप लगा है कि एएसआई अभी मार रहे हैं इसराइल खान पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने थाने में रिपोर्ट भी की है, लेकिन पुलिस के जांच बेहद सुस्त है। वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, जब सीकरी कस्बे के एम्बुलेंस पर कार्यरत ड्राइवर एक मरीज को खखावली गांव छोड़कर गोविंदगढ़ के रास्ते से वापस सीकरी लौट रहा था। उसी समय गोविंदगढ़ कस्बे के सेमला रोड पर लगे पुलिस नाके में एएसआई इसराइल खान ने एम्बुलेंस को रोका और भरतपुर नंबर की एम्बुलेंस का हवाला देकर उसे वापस जाने की जिद करने लगा, जिसके बाद में विवाद बढ़ा और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। यार इनको हिदायत दे रखी है सर, लोकेशन नहीं है, बैक लोकेशन मेरी सीकरी है, तो मैं वापसी तो सीकरी जाऊंगा सर। तो दूसरा दूसरे से भी चल से ले ले। हेलो, डाबरी रोड से ले ले। मैडम मुझे तुरंत अर्जेंट जिला पुलिस की आवश्यकता है। मैं 108 स्टाफ बात कर रहा हूँ। मेरे साथ एक एएसआई ने मारपीट करी है। रविकांत शर्मा मेरा नाम है। कंट्रोल से बात कर ले। 108 है क्या ये? जी हैं? सरकारी 108 सरकारी 108 है जी मैडम। 104 है। 108 सरकारी है, 104 108 सब सरकारी है। हेलो, तो तू तेरे तरीका से निकल जाता है यार। कोई निकट रहा तरीका से, कल 2 दिन ना निकट रहे हैं यहाँ से, केस छोड़ के डेली ना जा रही है यहाँ से। डेली जाती है, डेली मेरे भी जीपीएस लग रहा है, जीपीएस ट्रेस होता है डेली। हेलो, जिला मैडम इस टाइम अलवर। ये तो प्राइवेट हरियाणा नंबर मोटरसाइकिल को आपने जाने दिया, मेरी गाड़ी को तो रोक रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि तू कोई अधिकारी नहीं लग रहा है, जो मैं तेरे कहने से चलूँगा, जिसको मेरी मर्जी होगी उसको निकालूंगा, लेकिन तेरी गाड़ी नहीं निकलेगी। तो मैं बोला, मैंने कहा सर ये तो गलत बात है। तो उसने मुझसे गाली देनी शुरू कर दी। जब गाली वो दे रहे थे तो वहाँ पर एक महिला कांस्टेबल भी थी। मैंने उनके सामने ये कहा कि सर आप महिला कांस्टेबल के सामने ये गाली मत दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने तुरंत मेरे ऊपर अपना पुलिस का रवैया रौब झाड़ते हुए मेरे ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और मेरे सिर में और मुंह पे मुक्के और डंडों की बरसात कर दी, जिससे मेरे कई सारी चोटें आई हैं। यहाँ पर भी लगी है और यहाँ पे भी लगी हुई है। रिपोर्ट पेश करी थी, उस पर जांच चल रही है। लॉकडाउन के दौरान उनको रोका गया था। सभी भरतपुर के जो वाहन हैं उन पर रोक थी, चाहे वो एम्बुलेंस हो और भी हो, तो उनको रोका है और उन रिपोर्ट दी है, उस पर जांच चल रही है। अभी बयान ले रहे हैं। मौके पे काफ़ी लोग एकत्रित हो गए थे, बाद में मैं भी पहुंचा था, तो उस संबंध में भी जांच से उनसे बयान लिए जाएंगे अब और रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा परिवादी से और अग्रिम कार्रवाई। जयपुर के चांदपोल इलाके में राशन वितरण के दौरान हुए झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और राशन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देखिए तस्वीरें, एक दूसरे को पीटते हैं, कोई हाथों से पीट रहा है तो कोई किसी को धकेल रहा है। और ये घटना जाट के कुएं के रास्ते में दूसरे चौराहे की है। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। लॉकडाउन की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाए, लेकिन कई वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें महाराणा प्रताप की वीरता, त्याग और स्वाभिमान को याद किया गया। महाराणा प्रताप जयंती के वर्चुअल कार्यक्रम में श्री क्षत्रिय युवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक महावीर सिंह सरवड़ी ने जवाब दिए। देश भर में फैले स्वयंसेवक और राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पुष्कर विधायक सुरेश रावत समेत कई नेता वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो विज्ञान के माध्यम से ये जो नई एक प्रक्रिया चली है कि हम एक जगह नहीं है, सब अलग अलग बैठे हैं, लेकिन अलग अलग बैठकर भी हम कोई फंक्शन कर सकते हैं, कोई त्योहार मना सकते हैं। इसलिए आज इस तारीख को मनाया गया है। तारीख जो 9 मई थी, उनके जन्म की तारीख 9 मई को मना रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि या को फिर नहीं मनाएंगे, अक्षय तृतीया को भी मनाएंगे। गुजरात से और कुछ लोगों से ऐसा संवाद भी हुआ, जो उनका कहना था सर इतना जल्दी क्यों मना रहे हो, अक्षय तृतीया तो दूर है, लेकिन ये तारीख थी उस दिन, इसलिए तारीख के हिसाब से मना रहे हैं।
सीएम अशोक गहलोत के आह्वान पर कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए प्रदेश कांग्रेस का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी आगे आया। गत एक महीने से प्रदेश भर के विभिन्न इलाकों में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से भोजनशाला चलाई जा रही है। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी सभी जिलों में चलाई जा रही भोजनशालाओं की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और सीएम के आह्वान पर संकल्पित सेवा के कार्य को बखूबी निभाया जा रहा है। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आह्वान है कि प्रदेश में कोई भी शख्स भूखा न रहे। इसके लिए तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। संकल्प जो लिया है उसमें जुटे हुए हैं मुस्तैदी के साथ। और राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से भी पिछले एक महीने से लगातार यहाँ पर जिस तरह से भोजनशाला का आयोजन किया जा रहा है वो अपने आप में तारीफ़ काबिल है। हज़ारों लोगों को अब तक यहाँ से भोजन के पैकेट वितरित किए जा चुके हैं और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। कमेटी के चेयरमैन जो है प्रदेश के जो नेता हैं आबिद कागजी, ये इस पूरे उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोटा ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी अल्पसंख्यक विभाग के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे आह्वान किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में इसको भोजनशाला को चलाएं ताकि ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुंच सके। तो मैं बात करने की कोशिश करता हूं जो प्रदेश के चेयरमैन हैं आबिद कागजी साहब। आबिद भाई, लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है लेकिन लॉकडाउन भी बढ़ता चला जा रहा है। कितनी चुनौती मिल रही है और संकल्प जो आप लोगों ने लिया है उस पर कितने लोगों की मदद भी मिल रही है? बिल्कुल, ये जो सिलसिला है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से पिछले 45 दिन से लगातार ये सिलसिला जारी है। जब शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की 26 मार्च से हमने इसकी शुरुआत कर दी थी और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि ये सिलसिला कोटा ही नहीं समस्त राजस्थान में चल रहा है। लगभग जब से हमने ये मुहिम शुरू की है पूरे राजस्थान में आज की डेट में अगर मान के चलें 45 दिन हो चुके हैं, लगभग 60 से 70 हज़ार खाने के पैकेट हर जिले वाइज बांटे जाते हैं। ऑल ओवर राजस्थान में 60-70 हज़ार पैकेट बांटे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोटा में रह रहे बिहार के शेष बचे लगभग 3 से 4 हजार विद्यार्थियों को जल्दी बिहार भेजा जाएगा। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा के मुताबिक अब तक करीब 14,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को बिहार ट्रेन से भेजा जा चुका है। शेष बचे बिहार के विद्यार्थियों को बिहार भेजने के लिए रविवार और सोमवार की स्पेशल ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन सिवान और समस्तीपुर के लिए होगी। घर जाने के लिए छात्रों में बेचैनी है। बिहार के अभी भी 5 से 6 हज़ार बच्चे हुए, हालांकि 13,000 बच्चों को 11 ट्रेन के माध्यम से भेजा जा चुका है और हमारी बिहार गवर्नमेंट से लगातार बात चल रही है। उम्मीद है जल्दी ये बच्चे भी अपने घर पे पहुंचेंगे। बिहार गवर्नमेंट हम वो मॉडलिटीज़ फाइनल कर रहे हैं क्योंकि पहले शुरू में जो इनिशियल नंबर था वो 12-13 हज़ार का नंबर ही था, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो जिन्होंने हमको सूचित नहीं किया था और अनरजिस्टर्ड बच्चे कह सकते हो। बहुत सारे बच्चों के माँ बाप उनके साथ में रहते थे, तो जब ट्रेन गई तो बच्चे ने एक ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन पैसेंजर 3 हो गए, उसके माँ बाप भी उसके साथ में गए या कोई भाई बहन उसके साथ में रहता था वो भी गया, तो इस वजह से नंबर बढ़ गया है। तो जो अतिरिक्त नंबर हुआ उसके लिए भी हम लोग बिहार गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी भी इसका समाधान निकलेगा और सारे बच्चे जो अपने अपने घर पे सुरक्षित रूप से वापस पहुँचेंगे। लॉकडाउन में भी अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला चित्तौड़गढ़ का है जहां पर सरकारी जमीन पर लंबे अरसे से अवैध खुदाई का काम किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यहां से खनन किया माल प्रति डंपर औसतन 1 लाख रुपए के हिसाब से बेचा जाता है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल से हंगामे की सूचना सामने आई। दरअसल अस्पताल में कार्यरत लैब टेक्नीशियन सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा रहे थे। बीते 3 दिन से लैब कर्मचारी काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर ये कहा कि चयन सूची के आधार पर भर्ती नहीं की गई तो मजबूरी में उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। झालावाड़ भी कोरोना संक्रमण की मार से जूझ रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बने कंट्रोल रूम में कुछ लोग बैठकर मस्ती करने में मशगूल है। ताजा तस्वीर खानपुर पंचायत के राजीव गांधी भवन में स्थापित कोरोना कंट्रोल रूम से आई, जहां पर तस्वीरों में दिख रहा है कि कोई भी कर्मचारी कंट्रोल रूम के सिस्टम पर नहीं बैठा है और सिस्टम से अलग कंट्रोल रूम में बैठकर सिगरेट और शराब की पार्टी चल रही है। उसी दौरान सरकारी भवन में शराब की बोतल और नशे में धुत कार्मिकों की आपसी बातचीत को स्थानीय सरपंच ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया। फिलहाल दोषी कनिष्ठ सहायक को बीडीओ ने निलंबित किया है। वहीं नागौर में शराब के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोला और इलाके में ठेका खोलने का विरोध किया। महिलाओं की एकजुटता के चलते करीमनगर में ठेका खुलने से पहले ही बंद करना पड़ा। शुक्रवार की शाम ही ये ठेका शुरू हुआ था,
इसके साथ ही यहाँ की महिलाओं ने अपने विरोध का झंडा बुलंद किया। महिलाओं के विरोध के चलते प्रशासन को ठेके को हटाना पड़ा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दो सांडों का महायुद्ध। जी हाँ, यूं कह लीजिए लॉकडाउन में दौसा का सबसे बड़ा दंगल। सांडों का संग्राम देखिए। सांडों के बीच दंगल देखिए। सड़क पर जोर आजमाइश देखिए। लॉकडाउन का महायुद्ध देखिए। सांडों के महायुद्ध की ये तस्वीर दौसा की है, जहां दो सांड खुलेआम सड़कों पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, एक दूसरे को मात देने में जुटे हैं। सरेआम सांडों की इस जंग को देखकर लोगों में अफरा तफरी मची है। अपनी अपनी बादशाहत साबित करने के लिए ये दम लगा रहे हैं। करीब 5 मिनट तक ये सांड एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी हारने को तैयार नहीं। कुछ लोगों ने इन्हें भगाने की कोशिश भी की, लेकिन ये सांड है कि मान ही नहीं रहे। अब देखिए, एक शख्स सांडों पर पत्थर फेंकता है, लेकिन इसका भी कोई असर सांडों पर नहीं होता। फिर दूसरा शख्स डंडे से वार करता है, तब जाकर सड़क का संग्राम खत्म होता है और दोनों सांड अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन का असर न सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए लॉकडाउन के कारण कैसे हाथी भूखे हैं और उनके महावत लाचार। लॉकडाउन के दौरान बेजुबानों के भोजन पर भी आफत आ गई है। खासकर हाथी पालने वाले महावत मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उनके पास अब हाथियों को खिलाने के लिए चारा नहीं है। हाथियों की देखरेख में इस लॉकडाउन के दौरान उनकी जेब और गोदाम दोनों जवाब देने लगे हैं। उसमें से हम वेलफेयर सोसाइटी में से 600 रुपए पर एलिफेंट को दिया जा रहा है। डाइट सरकार की तरफ? हाँ, सरकार की तरफ से नहीं है, वो फंड हमारा ही था, लेकिन उस पर कंट्रोल सरकार का है। सरकार का कंट्रोल है। हमें सरकार से कोई ऐसी मदद नहीं मिल रही है। जयपुर से सटे हाथी गांव में मौजूद 103 हाथी भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। अब हाथी मालिकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि हाथियों की खुराक के लिए जो उन्हें 600 रुपए दिए जाते हैं उसे बढ़ाया जाए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल की शान की सवारी, जिसे त्रिपुरा के एक मैकेनिक ने तैयार किया है। देखिए ये बाइक कुछ खास है। कोरोना काल की शान है। इसमें कोरोना से बचने का संदेश है। क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग वाली बाइक है। जी हाँ, कोरोना की काट है।
सोशल डिस्टेंसिंग वाली बाइक है, जिसे बनाया है त्रिपुरा के मैकेनिक ने। इस बाइक में क्या खासियत है और आखिर क्यों इसे कोरोना काल की शान की सवारी कहा जा रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर पार्थ साहा ने इसे बनाया क्यों। इस बाइक को हमने इसलिए बनाया है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का अभी जो चल रहा है कि आप किसी एक से और एक का डिस्टेंस आपको 1 मीटर होना चाहिए, तो इसको ध्यान रखते हुए हमने इस बाइक को बनाया है ताकि फ्रंट सीट से बैक सीट का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर से ऊपर रहे। तो लॉकडाउन की वजह से हमने इस बाइक को बनाया है, क्योंकि अगर लॉकडाउन में आपको बहुत ज़रूरी है और अगर आपको घर से निकलना ही है तो फिर आप 1 मीटर डिस्टेंस को हमेशा मेंटेन कीजिए। कहते भी हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इसे सच कर दिखाया है पार्थ साहा ने। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस बाइक में क्या क्या खास है। त्रिपुरा के मैकेनिक ने बनाई सोशल डिस्टेंसिंग बाइक। ड्राइव करने वाले और बैठने वाले के बीच रहेगी डिस्टेंसिंग। बाइक की दोनों सीटों के बीच 1 मीटर की दूरी। पार्थ साहा ने अपनी बेटी को स्कूल पहुंचाने के लिए बनाई बाइक। पुरानी मोटरसाइकिल के इंजन से बनी है ये बाइक। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है ये बैटरी वाली बाइक, और इसकी बैटरी को चार्ज होने में लगते हैं 3 घंटे। तो है ना कमाल की सवारी, कोरोना काल की शान की सवारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते